हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रस्ट के लिए कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसमें किन किन बातों का ध्यान देना होता है और किन किन स्टेप में होता है। जैसे सबसे पहले इसका नेम रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। नेम रजिस्ट्रेशन में आपको पहला स्टेप है कि आपको नाम डिसाइड करना है। नाम डिसाइड में इसमें ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी होती क्योंकि ये सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर होती है और सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर होने की वजह से क्या होता है कि इसका दायरा बहुत छोटा होता है, तो इसमें नाम इजीली अप्रूव हो जाती है और वो पहले हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, वो उसी समय टाइम हमें अप्रूवल मिल जाती है 90% केसों में। 10% केस में कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम रजिस्ट्रार में अगर वो नाम है पहले से रजिस्टर तो वो नाम आपको डिक्लाइन हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं पहले कि इसको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो हमें एक डीड बनानी होती है, ट्रस्ट डीड, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या करना होता है। तो ट्रस्ट डीड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो सेटलर होता है, उसके बाद कम से कम 2 मिनिमम मेंबर होते हैं, उसमें ट्रस्टी होते हैं। तो उन दोनों का पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। और ट्रस्ट डीड में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ट्रस्ट डीड में जो हमारा मेन चीज़ें होती है, एक तो कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होगा, रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी वगैरह लगता है, वो आपको देने होते हैं। और ट्रस्ट डीड में हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस अगर अलग है तो वो भी आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस ये है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस ये है। अगर डिफरेंट है तो, अगर दोनों सेम है तो एक ही से काम चल जाएगा। उसके बाद आपको जो मेंबर उसमें इनिशियली होते हैं कि हाँ कितने मेंबर आपको हैं अभी, तो 2, 4 जितने भी कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 होने के तो उनका नाम और उनका आधार कार्ड, एड्रेस और उनकी डेजिग्नेशन उसी समय दी जाती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है हमें कि हम किन चीज़ों को लेकर के काम करेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, एनजीओ का क्या मोटो है, कि किन किन चीज़ों जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें पे आप काम करना चाहते हैं उस पर आप वो काम कीजिए और उसी को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आप कहीं भी अगर खुद भी सर्च करेंगे या आपको जो भी कंसल्टेंट से ये रजिस्टर करवाते हैं तो वो लोग सारे आपको गाइड करेंगे और वो सारे आपको एक पूरा का पूरा ट्रस्ट डीड ऑब्जेक्टिव बना के देंगे। उसमें आपको डिसाइड करना है कि क्या रखना है, नहीं रखना है। अगर आपको अपने मन से कुछ अगर वो करना है, ऐड करना है तो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशन भी उसी में डिफाइन करने होते हैं कि हमारे पास सटलर जो होगा या सेक्रेटरी होगा या ट्रस्टी होगा, उसकी क्या क्या अथॉरिटी होगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनानी होती है कि हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो भी अगर हमारे एनजीओ में कुछ भी डिसीजन अगर लेना है तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड होता है कि हमारा एनजीओ का अगला मिशन क्या है, आगे हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है ट्रस्ट के केस में, जो कि ये डिसाइड करता है कि हम क्या करना है। उसके बाद आपको साइनिंग अथॉरिटी बतानी होती है कि साइनिंग अथॉरिटी क्या है। तो इसमें एक लोग भी साइनिंग अथॉरिटी बन सकते हैं या 2 लोग बनाना चाहे तो 2, एक सेटलर और एक अकाउंटेंट जो होते हैं वो। मिनिमम 1 लोग भी साइनिंग अथॉरिटी हो जाता है ट्रस्ट के केस में। उसके बाद इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट डीड की बात ये होती है कि आपको अपने ट्रस्ट कभी बंद नहीं होता, तो उसके लिए हमको ट्रस्ट डीड में इरोवेकेबल नाम की एक कॉलम ऐड करनी होती है और बताना होता है हमें रजिस्ट्रार को कि हमारा जो ट्रस्ट है ये बंद नहीं होगा। और अगर ये उस केस में आएगा कि हम नहीं रन कर पा रहे हैं तो हम किसी सेम ऑब्जेक्टिव वाले ट्रस्ट को ट्रांसफर कर देंगे सारे एसेट और सारे वो। तो ये एक तरह का डिक्लेरेशन होता है जो कि ट्रस्ट में मैंडेटरी है। ये बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास आते हैं कि जिसमें मतलब ये इरोवेकेबल नहीं ऐड होता है। तो अगर आपको 12 ATG लेना है तो उसमें तो आपको ये पूछता है, डिक्लेरेशन लेता है कि आपके ट्रस्ट डीड में ये चीज़ें है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं है तो आपको ट्रस्ट 12 ATG उसी समय रिजेक्ट हो जाता है। तो और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं भी फिर भी डाल देते हैं, तो उस समय तो चलिए चल जाता है, लेकिन बाद में कभी भी क्रॉस चेक होगा तो उसमें आपकी एनजीओ को दिक्कत होगा। तो इसलिए ट्रस्ट डीड में इरोवेकेबल जो डिक्लेरेशन है वो हमें ऐड करना होता है। और बाकी पूरे के पूरे हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, इरोवेकेबल हो गया, अकाउंट मैनेज कैसे होगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सब चीज़ें हम उसमें डिफाइन करते हैं। विटनेस कौन होगा, ये सारा डिफाइन करके फिर हम सब रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। सब रजिस्ट्रार में हमारा चेक होता है सारा चीज़ें। अगर वहाँ पे 90% केस में तो ये पास ही हो जाता है क्योंकि इसमें नेम का ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती।
तो वहाँ से हमें, जैसे दिल्ली की बात करूँ मैं, तो दिल्ली में 3 से 5 दिन का टाइम लगता है हमें रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलने में। बाकी बहुत सारे यूपी में सेम डे में भी मिल जाता है। इस तरह अलग अलग स्टेट का अलग अलग वो है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको रजिस्टर मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जब ये मिल गया तो पैन कार्ड अप्लाई करना है। पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड भी आपको वही 5 से 7 दिन में आपको पैन कार्ड भी मिल जाती है। पैन कार्ड मिल जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें सिंगल अथॉरिटी भी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, अगर 2 लोग हैं तो और अच्छी है। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। अकाउंटिंग के बाद में अब हमें आता है अदर्स डॉक्यूमेंटेशन, जिससे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें होती है, जैसे एनजीओ दर्पण हो गया, एमएसएमई हो गया, आपका ई अनुदान हो गया, 12 हो गया, एटीजी हो गया, सीएसआर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं आपको डिटेल में इस सब का भी वीडियो बना के बताऊंगा कि एनजीओ दर्पण से क्या बेनिफिट होता है, ई अनुदान से क्या बेनिफिट होता है, एमएसएमई से क्या बेनिफिट होता है, 12 एटीजी क्या होता है, सीएसआर से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट उसमें बताएंगे, अलग प्रोसेस होता है इसका। उसमें हम ये चीज़ें सारे आपको क्लियर कर देंगे कि हाँ मतलब ये चीज़ें का ये बेनिफिट है। और इसमें जो भी चीज़ें होता है वो बस ये होता है कि हम ट्रस्ट का कैसे अपना मोटो डिफाइन करें और नेम रजिस्टर करें और सर्टिफिकेशन कराएं। एनुअल कंप्लायंस की बातें करें तो एनुअल कंप्लायंस में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। एनुअल कंप्लायंस में अगर 2.5 लाख से कम का अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आप सिर्फ ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के बाद आपका एनुअल कंप्लायंस कुछ भी नहीं। दूसरी ये होती है कि अगर आपका मान लीजिए कि 12 एटीजी आ गया है, आपने ले लिया हुआ है, तो 12 एटीजी अगर ले लिए हैं तो उस केस में आपको ऑडिट कराना होता है, 10BD फाइल करनी होती है। ये सारी एनुअल कंप्लायंस है। 10BD में वो जो आपको एटीजी में टैक्स बेनिफिट मिलता है जो आपके डोनर को, उस डोनर को टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 10BD के अकॉर्डिंगली उसमें फाइल करेंगे। 10BD में ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है कि कौन सा डोनर, उसका क्या नाम है, क्या पैन कार्ड है, क्या एड्रेस है, कितना अमाउंट है, क्या पर्पस के लिए उन्होंने आपको डोनेट किया। ये सब चीज़ें डिफाइन करके फिर हमको सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद में इनकम टैक्स से हमें सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप अपने डोनर को देंगे, फिर जाके बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये 10BD हो गया आपका। और एटीजी के बाद आपको 12 एटीजी आ जाने के बाद में आपको ऑडिट भी कराना है और उसके बाद ITR भी करना है और ITR 7 होगा। तो ये एनुअल कंप्लायंसेस है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको इशू है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और या ईमेल के थ्रू हमारा ईमेल भेज के भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट का कोई भी हम लोग चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कंसल्टेशन है हमारा सब चीज़ें। हाँ, अगर अलग अलग आपको सर्विस हमसे लेना है तो वो सर्विस चार्जेबल होता है। बाकी कंसल्टेशन हमारा सारे के सारे फ्री हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।